नमस्कार दोस्तों। आज विप्लव घोष हमारे यहाँ के फैकल्टी हैं और सर को मैंने काफ़ी आग्रह किया है कि सर यूट्यूब पे जो हमारे श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, उनको आप लाभान्वित करें अपने ज्ञान के माध्यम से। और सर के बारे में बताना और दीपक सूर्य को दिखाना एक ही जैसा है। और कई बार तो मैंने ये सोचा कि मैं सर की क्लास में बैठूं और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करूं, लेकिन सर मुझे ये मौका नहीं देते हैं। और लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे काफ़ी आग्रह के बाद सर इस चीज़ के लिए तैयार हुए। और मुझे उम्मीद है कि मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। मुझे उम्मीद है कि मतलब आप इस यूट्यूब के माध्यम से सर के ज्ञान का भरपूर उपयोग करेंगे। तो मैं सर आपका स्वागत करता हूँ। मेरे अपना हम लोगों का ये चैनल है रामेश्वर साइंस, और आप बच्चों से बातचीत करें। तो थैंक यू दोस्तों। आप सर से सुनिए किस तरह से आपको अंग्रेजी की तैयारी करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो भी छात्र यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, बिना अंग्रेजी के वो लोग एक लिमिटेशन में फंस जाते हैं और अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इंग्लिश को छोड़कर यूपीएससी के बारे में आप नहीं सोचें। और कई सारी क्लासेस में मैं इस बात को कहता हूँ कि हिंदू पढ़ना चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए। उसके बिना हम लोग अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो सच्चाई दोस्तों यही है। तो सर आपको अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इस तरह के अखबारों को एक रूटीन में पढ़ सकें और आपका आत्मविश्वास बढ़ सके। तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। तो धन्यवाद दोस्तों। सर आपसे बातचीत करेंगे। सर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वेलकम इस चैनल पर। और जैसा सर ने कहा कि उन्होंने एक डायमेंशन जोड़ दिया, एक आयाम जोड़ दिया, उन्होंने, सर ने एक आयाम जोड़ा इंग्लिश में कि यदि आप यूपीएससी के लिए, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, आप यूपीएससी के अभ्यर्थी हो, तो उसमें इंग्लिश की महत्व कितनी होगी। क्योंकि रियलिटी, सच्चाई है कि जब आप नौकरी कर रहे होगे, एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर, एक आईएफएस ऑफिसर, उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन सॉलिड होनी चाहिए। और अगर हम लोग किसी चीज में, इंग्लिश में अगर हम लोग कमजोर हैं, तो वो प्रक्रिया क्या है कि हम लोग कर पाए, क्या कर पाए, पढ़ के समझ पाए द हिंदू को, बड़े बड़े हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में लिख पाए, बोल पाए। तीन चीजों के विषय में हम लोग बात करेंगे। मैं आपको तीन चीजों के विषय में सूचना देना चाहता हूं। पहला, मैं आपसे बात करूंगा यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में एक 300 नंबर का इंग्लिश कंपलसरी पेपर होता है, जो क्वालिफाइंग होती है नेचर में। यह आपको मालूम होगा मेरे ख्याल से। दिस पेपर इज क्वालिफाइंग। 300 नंबर का एक इंग्लिश का पेपर है मुख्य परीक्षा में, जिसमें 75 मार्क्स, 75 नंबर लाना पड़ता है, क्वालिफाइंग लाना पड़ता है। अपने मेंस के ऑप्शनल पेपर की जांच अन्यथा नहीं होगी यदि ये 75 नंबर नहीं आए तो इसके विषय में कुछ बातें करेंगे। सेकंड, जो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपसे कहना चाह रहा था, मैं इस चैनल पर इस अखबार को किस तरीके से पढ़ना है, द हिंदू, इसको किस तरीके से पढ़ना है, समझना है। और पढ़ना है, समझना है के साथ मोर इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, इंग्लिश की वोकैबुलरी, बगैर क्रैम अप किए हुए, बगैर रट्टा मारे, इंग्लिश को
इंग्लिश के शब्दों को, वोकैबुलरी को किस तरीके से तैयारी करनी है। बड़ा कॉमन सा चीज है, आपसे अगर कोई बोले कि हिंदी का 5000 शब्द आपने कभी भी रट्टा लगाया था अपने जिंदगी में, अपने जीवन में? आपका उत्तर नहीं होगा। हम लोगों ने कभी भी हिंदी के 5000 शब्दों को रट्टा नहीं लगाया। तो इंग्लिश में हम लोग अलग अलग किस्म का टेक्निक, मेमोरी टेक्निक या क्रैम अप, रोज 20 वर्ड, रोज 10 शब्द रट लेंगे, उससे वोकैबुलरी हो जाएगा। लॉन्ग टर्म नहीं है, दैट इज नॉट लॉन्ग टर्म। मैं आपको यह सीरीज शुरू करूंगा इसी चैनल पर, द हिंदू। मेरे साथ आप 50 सेशन करें, 50 यू डू 50 सेशंस विथ मी, द हिंदू का। आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं कि आपको पहले 3 या 4 क्लास में, पहले 3 या 4 सेशंस में आपको पता चल जाएगी कि प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से हिंदू को पढ़ना है और समझना है। पहले यह प्रक्रिया समझ में आ जाएगी, और यह प्रक्रिया को समझने के बाद जब आप वो पूरा 50 क्लास मेरे साथ करके निकलोगे, पहली बात तो यह होगी कि आपको उसके बाद अपने जीवन में किसी भी अंग्रेजी के समाचार पत्र पत्रिका को, अब वो लंदन का द इकोनॉमिस्ट मैगजीन हो या टेलीग्राफ हो या लॉस एंजलिस टाइम्स या न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन अखबार क्यों ना हो, किसी अखबार को आपको पढ़ के समझने में कोई परेशानी, रत्ती भर भी परेशानी इसलिए नहीं होगी क्योंकि उन 50 क्लासों में आपको एक पुख्ता प्रक्रिया, एक वैलिड प्रोसीजर, एक प्रक्रिया दिख जाएगा। उस प्रक्रिया को मैं करके आपको दिखाऊंगा। आप मेरे साथ कर रहे होगे, और जब आप मेरे साथ कर रहे होगे तो उस प्रक्रिया की औचित्य को आपको समझ में आ जाएगी कि यह प्रक्रिया दमदार है या नहीं। सो व्हाट विल हैपन, होगा ये कि वो उन 50 सेशंस के बाद आपको तकलीफ नहीं होगी वोकैबुलरी में, नंबर 1, एंड नंबर 2 इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। रीड और अंडरस्टैंड करने में आपको तनिक भी परेशानी उसमें महसूस नहीं होगी। सो ये इनिशिएटिव हम लोग शुरू कर रहे हैं इस चैनल पर, द हिंदू के सीरीज को। ये 50 सेशंस, यू डू 50 सेशंस विथ मी, बड़े ध्यानपूर्वक जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप मेरे साथ उसको फॉलो करें। आप इन 50 दिनों में आप अपने तरफ से कुछ ना करें, आप मत उठाएं, भले आप ना उठाएं हिंदू अखबार को, आप मेरे ही साथ 50 सेशंस करें। 50 एडिटोरियल, 50 बड़े वाले एडिटोरियल उठाएंगे हिंदू से, और उसको मैं उसमें वो प्रक्रिया डालकर, वो प्रक्रिया को लागू कर अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से द हिंदू को पढ़ के समझना आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। दैट्स नॉट एट ऑल एन इश्यू, बट अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क। ये कठिन टास्क है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ये कठिन कार्य, कठिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर में वो जो प्रक्रिया आएगी, उसमें मिनिमम आपको 3 या 4 दिन लगेंगे उस प्रक्रिया को अपने जहन में बसाने के लिए। मैं आपको करके दिखाऊंगा इसी बोर्ड पर, और इसलिए मैंने ये बोर्ड रखा है अपने पीछे कि जब मैं हिंदू अखबार को अपने सामने रखूंगा तो उसमें जो प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूं द हिंदू को पढ़ के समझने के लिए, आपको वो प्रक्रिया उस हिंदू अखबार के वाक्यों में मैं उसको लागू करके आपको दिखा सकूं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, बट अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन द बिगिनिंग। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी उसको पकड़ने में, इसलिए शायद मैंने कहा 3 या 4 सेशंस, 2 या 3 घंटे आपको लगेंगे उस प्रक्रिया को आपको अपने तरफ से लागू करने के लिए। लेकिन एक बार अगर वो ग्रैस्प में आ गया, अगर वो पकड़ में आ गया, एक बार अगर वो आपको प्रक्रिया समझ में आ गई, तो द हिंदू विल बी वेरी इजी। और ना सिर्फ आप अपने भाई बंधुओं को भी, अपने भाइयों बहनों को भी आप आराम से दिखा सकते हो कि इससे डरने का कोई बात ही नहीं है। इसी प्रक्रिया को लागू करो और द हिंदू को पढ़ने और समझने की कोशिश करो। यानी देखो, आपको मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक पत्थर से 2 शिकार करेंगे। द हिंदू अखबार पढ़ना और समझना एक बात, और दूसरा वोकैबुलरी। द हिंदू के कंधे पर बंदूक रख के
हम लोग वोकैबुलरी को इस तरीके से करेंगे हिंदी की तरह कि दोबारा जिंदगी में, इस जीवन में कभी भी वोकैबुलरी को लेकर परेशानी ना हो। कुछ कॉमन सेंस, कुछ ऐसी ऐसी बातों का सहारा लेंगे, कुछ ऐसी ऐसी बातें हम लोग उस प्रक्रिया में डालेंगे कि आप स्तब्ध रह जाओगे, आप चौकन्ने रह जाओगे, आप चौकन्ने हो जाओगे कि अब मेरे को ये करना है, अब मुझे ये जरूरत है, अब मुझे ये करना है। तो ये द हिंदू का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। एक और बात, द हिंदू को पढ़ना और समझना, ये मुझे आपको, एक यूपीएससी के अभ्यर्थी को, एक एस्पिरेंट, एक यूपीएससी एस्पिरेंट को, आई मीन फ्यूटाइल है, बेकार है ये आपको बताना, चूंकि ये बात आपको मालूम है कि द हिंदू का जो एजुकेटिव वैल्यू है, उसका जो एजुकेटिव मूल्य है, वो अन्य अखबारों से कहीं अधिक है। आपके सारे टीचर आपको कहते हैं द हिंदू को पढ़ के समझने के लिए, उसको रेगुलर उसका अध्ययन करने के लिए, ना सिर्फ जनरल स्टडीज के लिए, लेकिन ऑप्शनल्स में भी मेरे ख्याल से आंसर राइटिंग में, जब आप ऑप्शनल की तैयारी करते हो तो आंसर राइटिंग एक बहुत सीरियस फीचर है, सीरियस एस्पेक्ट है आपकी इस तैयारी का। तो द हिंदू के कॉन्सेप्ट को अगर समझ में आ जाए तो आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। और 1 घंटा समय, आधा घंटा मैक्सिमम, आधा घंटा मैक्सिमम 1 घंटा समय आपको हिंदू को देना पड़ेगा। लेकिन ये कब, जब आप वो 50 सेशंस, 50 सेशंस आप मेरे साथ लगातार 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 आप उसको करो, आप देखो, ये चीज आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। आपको ये चीज जो अगर यदि आपको ये भयंकर लगता है आज के डेट में, तो जितना ज्यादा भयंकर लगता है उससे कहीं अधिक आसान आपको लगने लगेगा द हिंदू को पढ़ के समझने के लिए। It will be a free of cost session. It will be a free session for the benefit of the students who are preparing for UPSC. And मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये 50 का 50 सेशंस, आप सारा का सारा सेशन आप करिए, और इन 50 सेशंस के माध्यम से ही लगभग 6000, 5000, 6000 वर्ड्स, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके जहन में इस तरीके से बस जाएगा कि दोबारा आपको उसको मतलब देखने की भी जरूरत नहीं है। रट्टा मारना तो खैर बहुत दूर की बात है, मैं कभी भी रट्टा मारने की बात ही नहीं करता हूं। खैर, एक ये एस्पेक्ट मैंने आपको बताया कि आज इस सेशन में मैंने ये इंफॉर्मेशन आपको दिया कि ये द हिंदू का इंपॉर्टेंस और हिंदू को किस तरीके से हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे, इसको लेकर। सेकंड चीज पर आते हैं। आज के सेशन का जो सेकंड चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, वो है आपका मेंस का ये पेपर। यूपीएससी के मेंस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में 300 नंबर का इंग्लिश कंपलसरी पेपर जो क्वालिफाइंग है, ये नेचर से क्वालिफाइंग पेपर है, इसका नंबर जुड़ेगा नहीं फाइनल सिलेक्शन में। और क्वालिफाई करने के लिए 25%, 300 का 25%, 300 का 25%, यानी आपको 75 नंबर लाना है। और यूपीएससी के गाइडलाइंस के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी को 300 में 75 नंबर नहीं आता है इस पेपर में, तो मेंस के बाकी पेपर की जांच, ऑप्शनल पेपर की जांच तक नहीं होगी। तो इसका इंपॉर्टेंस तो है, बिल्कुल 100% है। अब सवाल है इस पेपर को लेके कि कुछ अवधारणाएं, सम प्री कंसीव्ड नोशंस बार बार किसी शख्स ने हमारे दिमाग के अंदर में डाल दिया, अपनी शख्सियत के जोर पर, अपनी पर्सनालिटी के जोर पर। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले इतने वर्षों में, पिछले 22 वर्षों से मैं इस पेपर को पढ़ा रहा हूं विद्यार्थियों को। तो इसलिए जो मैंने विद्यार्थियों से डायरेक्ट सुना, ये किसी से सुनी सुनाई बात नहीं है, डायरेक्ट जो मैंने विद्यार्थी से सुना वो चीज मैं कह रहा हूं कि कोई इंसान अपनी शख्सियत के बल पर उसके दिमाग में ये डाल दिया कि नजरअंदाज करो इस पेपर को, ज्यादा मेहनत इसमें ना करो, 75 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा। अब इस बात को कि 75 नंबर ऐसे ही आ जाएगा, अगर कोई इंग्लिश में अच्छा है, जिसकी इंग्लिश राइटिंग अच्छी है, उसके लिए तो यह बात बिल्कुल सही है
कि उसको इस पेपर को लेकर मेहनत करने की आवश्यकता उतना ज्यादा अधिक नहीं है, क्योंकि उसका इंग्लिश उसको लिखने आता है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पेपर के सिलेबस का अगर उसका हो गया, एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग अगर हो गया, तो उससे वो पेपर निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ा होता है कि जब मैंने एक बच्चे से पूछा, एक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि इस पेपर को लेकर आप कह रहे हो कि इसमें ये तो 75 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि बेसिक है सर, इसमें इस पेपर के अंदर में एसे लिखना है, एसे। इस पेपर में प्रेसी राइटिंग करना है। इस पेपर में कॉम्प्रहेंशन आता है, पैसेज, और उसके क्वेश्चंस के उत्तर को हमें लिखना है। और इस पेपर में ग्रामर और वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन चूंकि ये पेपर में 75 नंबर क्वालिफाइंग लाना है, तो वो आ जाएगा। तो मैंने कहा आपने पेपर देखा है? तो उसने कहा बिल्कुल मैंने देखा है। और चूंकि हम लोग निबंध वगैरह करते हैं, निबंध हमारे मुख्य परीक्षा का पेपर है, निबंध का पेपर है जिसका नंबर जुड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, तो हमें ऐसे वगैरह लिखना आता है। प्रेसी, संक्षेपण, तो संक्षेपण मैं कर लेता हूं, तो इसलिए ये आसान है। चलिए फाइन। एंड देन उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई ये पेपर ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है? कहने का तात्पर्य, what I meant to ask him was this paper a multiple choice answers paper, or is it descriptive in nature? ये मेरा इंटेंशन था कि मल्टीपल चॉइस ऑप्शन आते हैं, ABCD ऑप्शन आते हैं इस पेपर में, या कलम चलाकर लिखना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो डिस्क्रिप्टिव पेपर है। यानी ऐसे का मतलब हुआ कलम चलाकर इंग्लिश लिखना है, प्रेसी हो, चाहे कॉम्प्रहेंशन हो, ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो, आपको कलम चलाकर वाक्यों को लिखना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आपको लिखने आता है, इंग्लिश लिखने आती है? तो उसने कहा पूरा तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा थोड़ा लिख लेता हूं। तो मैं, थोड़ा थोड़ा लिख लेते हो तो क्या नंबर आ जाएगा? तो उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी मोरी गलती अंग्रेजी में हो भी जाए तो वो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं एग्जामिनर। अब मैं बहुत चक्का रह गया इस बात पे। मैंने उनसे कहा कि किसने बताया ये सारी चीजें? आप कह रहे हो कहीं पढ़ा होगा या किसी ने बताया होगा। कह रहा नहीं, पढ़ा तो नहीं है, लेकिन बताया लोगों ने, अच्छे खासे लोगों ने बताया है। अच्छे खासे लोगों ने बताया है कि अगर थोड़ी मोड़ी अंग्रेजी लिखावट गलती हो भी गई तो एग्जामिनर जो है वो माफ कर देता है, नंबर दे देता है। ऐसे अगर ठीक से लिखें, कॉन्सेप्ट अगर सही है तो नंबर मिल जाता है। तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उनसे कहा एक पुराना वर्ष का पेपर उठाते हैं, 300 नंबर का कंपलसरी का एक ओरिजिनल पेपर उठाते हैं, और उस पुस्तिका, वो जो प्रश्न पुस्तिका है, वो जो एग्जामिनेशन बुकलेट है, उस बुकलेट के सबसे ऊपर में निर्देश दिया हुआ है, और क्वेश्चन के ऊपर में निर्देश, उस पेपर में निर्देश में लिखा हुआ है, निर्देश में ये वाला वाक्य क्वेश्चन बुकलेट, प्रश्न पुस्तिका के क्वेश्चन के ऊपर निर्देश में यह वाक्य लिखा हुआ है कि राइट योर answers in correct language। हूबहू यह वाक्य यूपीएससी 300 नंबर कंपलसरी पेपर के क्वेश्चन के ऊपर में निर्देश में लिखा हुआ है। अपने उत्तरों को लिखिए सही भाषा में, करेक्ट लैंग्वेज। मैं नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग दिस, ये वहां पे लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? चरम कोटि का परीक्षा यूपीएससी, भारत का चरम कोटि का परीक्षा है।
इसमें इसको पास करके लोग देश को चलाते हैं। जितने नेता लोग हैं उनको गाइडलाइंस आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स ही देते हैं कि किस तरीके से देश को चलाना है। ऐसे परीक्षा के निर्देश में अगर लिखा हुआ है कि अपने उत्तरों को सही भाषा में लिखिए, तो इसका मतलब अगर भाषा सही नहीं है, नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा? आप सोचो, ये लिखा हुआ, ये मैंने नहीं लिख दिया है, या आपके पास पेपर है, आप पेपर को खोल के देखो, ऊपर में निर्देश में लिखा हुआ है राइट योर आंसर्स इन करेक्ट लैंग्वेज। तो मैंने उस बच्चे को दिखाया कि देखो आप, दिस इज रिटन राइट योर आंसर्स इन करेक्ट लैंग्वेज। तो उसको रियलिटी समझ में आई। मैंने उसको कहा कि चलो आप ऐसे लिखोगे, ऐसे। ज्ञान की कमी नहीं है। यूपीएससी के विद्यार्थियों में एक चीज है कि वो पास करे या ना करे, दिमाग से कोई पैदल नहीं है। दे आर ऑल इंटेलिजेंट। यूपीएससी के सारे बंदे इंटेलिजेंट होते हैं। कितना गहन अध्ययन करते हैं, इंटेलिजेंस है उनमें। कमी हो गई इंटेलिजेंस में, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुई, अलग सी बात है। बट देयर इज नो डर्थ ऑफ नॉलेज। ज्ञान की कमी नहीं है। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि आप ऐसे लिखोगे। अगर मैं आपसे बोलूं औरतों की सशक्तिकरण, औरतों की सशक्तिकरण पर आप 300 शब्दों में हिंदी में निबंध लिखो, तो क्या आप लिख दोगे? तो बच्चा कहता है सर 300 शब्द लिख तो दूंगा ही, 300 शब्द तो बहुत कम पड़ जाएंगे, मैं तो 1000 शब्द लिख दूंगा। मैंने कहा बात भी सही है, बात भी बिल्कुल सही है। ये ज्वलंत मुद्दा है। आप अपने जीएस में इसकी पढ़ाई करते हो, औरतों की सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। इट्स अ बर्निंग टॉपिक एंड यू मस्ट बी नोइंग। आई मीन देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। लेट अस नॉट टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। आप पक्का लिख लोगे, मुझे मालूम है। लेकिन वही 300 शब्दों को जो आपने हिंदी में लिखा, उसको अगर इंग्लिश में लिखना है, और पेपर के ऊपर लिखा हुआ है राइट योर आंसर्स इन करेक्ट लैंग्वेज, तो मैंने उनसे कहा कि आप, मैं एक हिंदी का वाक्य आपको बोलूंगा, आप इसको अंग्रेजी में बोल के मुझे सिर्फ बताओ। पंखा चलते चलते बंद हो गया था। इसको आप इंग्लिश में बोल के बताओ मेरे को। और चूंकि उनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर थी, तो वो नहीं बोल पाए। तो मैंने उनसे कहा कि देखो यार, द रियलिटी समटाइम्स क्या, कभी कभी की बात नहीं करूंगा, हमेशा किसी झूठ को 50 लाख बार अगर बोल दी जाए ना, तो वो झूठ भी सच साबित हो जाता है। मैंने इतने वर्षों में लाखों स्टूडेंट्स को देखा अपने से, जो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, यूपीएससी का प्रीलिम्स पास कर गया है, मुख्य परीक्षा तक पहुंच गया है, और उसकी ऑप्शनल की तैयारी भी सॉलिड है, लेकिन उसकी ऑप्शनल की पेपर की जांच तक नहीं हुई, क्योंकि उन्हें इन 300 नंबर के इस पेपर में क्वालिफाइंग 25% यानी 75 नंबर नहीं मिला। सो इस पेपर का फंडामेंटल रिक्वायरमेंट इज करेक्ट लैंग्वेज। बाकी ऐसे कैसे लिखना है, प्रेसी कैसे लिखना है, प्रेसी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन के उत्तरों को किस तरीके से लिखना है, वो तो सिर्फ गाइडलाइंस मिल जाए तो वो लिख दूंगा। लेकिन मुझे पहले बड़े बड़े हिंदी के वाक्य, छोटा वाक्य नहीं, राम आम खाता है नहीं, हरीश साइकिल चलाता है नहीं, बड़े बड़े हिंदी के वाक्य आप अपने जनरल स्टडीज में, आप अपने ऑप्शनल्स में, आप अपने नोट्स में हिंदी के बड़े बड़े वाक्य लिखते हो। वही हिंदी वाक्यों को आपको निबंध में लिखना है, ऐसे में, लेकिन इंग्लिश में। यानी आप खुद बताइए, इस पेपर की रिक्वायरमेंट, सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट इस पेपर का क्या होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मैं एक हिंदी में एक वाक्य कहता हूं, आप सुनो, मतलब महत्व को और ज्यादा जताने के लिए मैं इस तरीके से कार्य कर रहा हूं। मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, आप जरा इसको सुनो। किसी भी समाज में व्यक्ति या समूह
तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं, जो कभी कभी समाज में अराजकता का माहौल बना देता है, और इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि न्यायालय कानून के सिद्धांत के अनुसार इसका हल करे, जिसके लिए उसे किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए। पूर्ण विराम। एक मीडियम साइज मैंने वाक्य कहा। अब इस वाक्य को इंग्लिश में लिखना है। सो दिस इज एग्जैक्टली द थिंग जिस पर मैं पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हूं। आप यूपीएससी का फॉर्म भरते हो, किस लिए भरते हो? सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए? नहीं। सिर्फ मुख्य परीक्षा पास करने के लिए? नहीं। आप फॉर्म डालते हो प्रारंभिक पास करके, मुख्य परीक्षा पास करके, साक्षात्कार इंटरव्यू को पास करके नौकरी हासिल हो, आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बने। यानी जितनी बिंदुएं हैं इस तीनों में, साक्षात्कार हो या प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, इसमें जितने बिंदुएं हैं ये सारे बिंदुओं को कवर करना रणनीति होना चाहिए। एक भी बिंदु छूट गया तो फिर फिनिश्ड, सारा का सारा मेहनत खत्म। पूरा जीएस की तैयारी कर ली प्रारंभिक की, ऑप्शनल में आंसर राइटिंग अच्छे से अपने सब्जेक्ट पर सॉलिड सा ग्रिप है, और 300 नंबर में 75 नंबर इस पेपर में नहीं आया, पेपर की जांच नहीं हुई, उस साल का अटेम्प्ट बर्बाद हो गया। एंड इट डज पेन मी अ लॉट व्हेन आई सी स्टूडेंट्स ऑफ दिस सॉर्ट। ये पेन करता है मुझे कि जब ब्रिलियंट बच्चे जिनकी सॉलिड तैयारी है, ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसके विषय में उसके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन उनकी सिलेक्शन इस पेपर की वजह से रुक गई है। अनगिनत मैंने बच्चे देखे इतने पिछले वर्षों में, इतने वर्षों में। सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, इस पेपर की तैयारी करने के लिए सबसे पहले द फर्स्ट थिंग यू शुड नो, आपको कलम चलाकर अंग्रेजी लिखने आना चाहिए। छोटा वाक्य नहीं, बड़ा वाक्य, बड़ा हिंदी का वाक्य जो शुरू तो हो गया है लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे वाक्यों को एकदम आसानी से इंग्लिश में लिखते हुए निकल गए। जब ये होगा तब आप इस पेपर में ऐसे 100 नंबर, प्रेसी राइटिंग 75, कॉम्प्रेहेंशन 75, अभी 300 नंबर का पेपर है, आप देखो 250 नंबर, 100 और 150, 250 नंबर ऐसे प्रेसी और कॉम्प्रहेंशन पर है। और ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, और चूंकि भाषा है, भाषा का रास्ता शब्दों के रास्ते से निकलता है, वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, तो ग्रामर और वोकैबुलरी मिलाकर 50 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। और आपको मैं ये बताऊं कि आप जब ऐसे लिख रहे हो, प्रेसी लिख रहे हो, कॉम्प्रहेंशन लिख रहे हो, पहला 3 सवालों को जब आप लिख रहे हो तब आपके कलम से वाक्य निकल रहा है। वाक्य अंग्रेजी का वाक्य निकल रहा है। जीएस का पेपर नहीं है, इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश एक भाषा है। भाषा को जब आप लिखते हैं, भाषा गलत नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऊपर में निर्देश है कि आप अपने उत्तरों को करेक्ट लैंग्वेज में लिखिए। तो जब आप अंग्रेजी को लिख रहे हैं, वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। आप सोचो, मतलब कॉमन सेंस है, इट्स अ कॉमन सेंस। फर्ज करिए अगर आप अंग्रेजी का वाक्य गलत लिखते हो
तो कितनी बार गलती होती है अगर प्रत्येक गलती पे पौना नंबर या आधा नंबर कटा, तब भी तो, अगर ऐसा तो पहली बात होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता भी है यूपीएससी में, एक पल के लिए मान लेते हैं ऐसा होता है, इस केस में भी तब भी आप सोचो जो सबसे कम गलती करेगा उसी की सिलेक्शन होगी। तो इस एग्जाम में इंजीनियर भी बैठ रहे हैं, डॉक्टर भी बैठ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के छात्र बैठ रहे हैं, उन लोग तो गलती करेंगे नहीं। तो एक बंदे ने निबंध लिखा इंग्लिश में, मैंने निबंध लिखा इंग्लिश में, मेरे लिखावट में गड़बड़ी है, मेरी भाषा में गलती है, करेक्ट लैंग्वेज मेरा नहीं है और उनका करेक्ट लैंग्वेज है, और दोनों का कॉन्सेप्ट सही है, निबंध का कॉन्सेप्ट दोनों का सही है, लेकिन मेरा भाषा गलत है, उनका भाषा सही है। एग्जामिनर मेरा नंबर काटेगा कि नहीं, मजबूर होगा कि नहीं काटने में? उसने सही लिखा है, उसे पुण्य का पुरस्कार मिलेगा और मुझे पाप की सजा मिलेगी, सीधी सी बात है। इन दैट केस ऑल्सो, सो अज्यूमिंग, ये मानते हुए, अज्यूम करते हुए कि इवन इफ वी वर टू अंडरस्टैंड, अगर हम लोग इस बात पर विश्वास कर भी ले कि थोड़ी मोरी गलती पर नंबर खाली कटेगा, तब भी तो जो सबसे कम गलती करेगा उसी को नंबर मिलेगा सबसे अधिक। लेकिन ऐसे भी तो इस परीक्षा में, यूपीएससी के इस परीक्षा में ऐसे भी बच्चे हैं जिनके लिखावट अंग्रेजी की गलती तो होगी ही नहीं। इसलिए इस पेपर में सबसे पहले ऐसे क्या है, प्रेसी क्या है, कॉम्प्रहेंशन क्या है, यह तो बताना एक दिन का काम है। ऐसे को इस तरीके से लिखा जाता है, प्रेसी को इस तरीके से लिखा जाता है, वो तरीका नहीं जानना है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि बड़ा बड़ा हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में जब हम लिखें तो उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। और इसी सिलसिले में मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैं 3 मंथ्स का कोर्स, मेरा जो 3 मंथ्स का कोर्स है, उसमें एक्सक्लूसिव फोकस, पूरा का पूरा 100% फोकस, 99.99% नहीं, 100% फोकस रहता है पहला दिन से लेकर अंतिम दिन तक। That you should know how to write big sentences of Hindi into English. बड़े बड़े हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में लिखने की दक्षता आपके अंदर आ जाए, जिसके लिए मेरे पास एक प्रक्रिया, आई हैव दिस प्रक्रिया, मेरे पास एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है जो आपको लोकल पुस्तकों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये जो लोकल इंग्लिश की पुस्तकें होती हैं, राम आम खाता है और वगैरह वगैरह, सही पुस्तक है, उससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन उन पुस्तकों में कहीं पर यह प्रक्रिया नहीं दिया हुआ है जिससे बड़े बड़े हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में आप लिख सको। तो इस पर एक्सक्लूसिव फोकस करके उस प्रक्रिया पर हम लोग इंग्लिश ग्रामर को हम लोग क्लास में एक ऐसे तरीके से अध्ययन करते हैं जो आपके स्कूल के पढ़ाई से बिल्कुल बिल्कुल भिन्न होगा, बिल्कुल अलग होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्रक्रिया, वो तरीका ही उस प्रक्रिया की ओर हमें ले जाएगा जिससे हम लोग कम समय में 3 महीने के अंदर बड़े बड़े हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में लिख सके। और उसके बाद जब आप हिंदी के वाक्यों को लिखकर मुझे आप दिखाओगे, अगर वो सही हो गया कि एक बड़ा सा हिंदी का वाक्य आपने अपने जनरल स्टडीज के ही नोट्स से एक हिंदी का बड़ा वाक्य उठाया, आपने इस प्रक्रिया को समझा और आपने उस बड़े से हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में लिखा और मुझे आपने दिखाया, और अगर मैंने कहा कि वो सही है, तब शोभा देता है उसके बाद कि एसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रहेंशन राइटिंग का फॉर्मूला क्या है। क्योंकि अब मुझे अंग्रेजी लिखने आती है, तो अब बताओ कि प्रेसी राइटिंग क्या होता है, एसे राइटिंग क्या होता है, शोभा देता है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू। पहला आपको मैंने हिंदू के विषय में बताया, जो हम लोग करेंगे आने वाले दिनों में, बहुत जल्दी शुरू करेंगे 50 सेशंस विथ मी। वोकैबुलरी और दुनिया का कोई भी समाचार पत्र पत्रिका यदि इंग्लिश में लिखी हो तो उसको पढ़ के समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो तो आप मेरे साथ
फ्री ऑफ सेशन करोगे, फ्री सेशंस 50 सेशंस इन द क्लास, जो इस सेशन में मैंने आपको शुरू में बताया। दूसरा, मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश की कि दृष्टिकोण क्या होना चाहिए यूपीएससी के उस 300 नंबर के अंग्रेजी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर में, किस पर फोकस हमें करना है, कितना समय लगेगा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और एक आखिरी चीज मैं बता रहा हूं आज इस इंफॉर्मेशन, ये सूचना देने वाले सेशन में, एक आखिरी चीज बताता हूं। ब्रदर्स, आई विल टेल यू समथिंग, फॉर अ मोमेंट फॉरगेट अबाउट द एग्जाम्स। एक पल के लिए परीक्षाओं को आप भूल जाएं। क्या यूपीएससी, क्या ये एग्जाम, क्या वो एग्जाम। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतरराष्ट्रीय भाषा है। आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, आई मीन व्हाई एम आई सेइंग प्राइवेट सेक्टर, अगर बिस्कुट कंपनी में कोई बंदा अगर बिस्किट बेच रहा है ना, तो आज की रिक्वायरमेंट उसे भी अंग्रेजी जानना जरूरी है। ये मैं कोई अजीब व गरीब बात नहीं करूं, ये आप फील करते हो। आप जब नौकरी करोगे तो आपको रोज रोज एवरी डे, हर पल इंग्लिश लिखने की, इंग्लिश बोलने की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल है इसको किस तरीके से करें, व्हाट शुड बी द प्रोसीजर, कौन सा प्रक्रिया है। करना तो पड़ेगा, ये मेरे कहने ना कहने से नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये करना ही पड़ेगा, नेसेसिटी, ये जरूरत है। अब सवाल है कि कौन से प्रक्रिया से करना है। पेशेवर तरीका, प्रोफेशनल अप्रोच, ये नहीं कि पुरानी बातें वो सब पुस्तकों में लिखा हुआ है, लोकल पुस्तकों में लिखी हुई है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये कॉन्सेप्ट आपका सही कर सकता है, लेकिन ये आपको इंग्लिश लिखने में, बोलने में या समझने में, ग्रास्प, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में, वो नर्वसनेस, इंग्लिश का जो नर्वसनेस है, उसको दूर करने के लिए ये सब भाषाएं पर्याप्त नहीं है। दिस इज नॉट इनफ, दिस इज नॉट सफिशिएंट। सो व्हाट इज नेसेसरी इज अ प्रक्रिया, एक प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर में बल होना चाहिए। मैं हमेशा ये प्रक्रिया शब्द पर बहुत ध्यान देता हूं कि अगर दिमाग सबके पास है, एवरीबॉडी हैज ब्रेन्स, प्रक्रिया में अगर दम है, एक सेकंड में आपको समझ में आ जाएगी कि करना यह है। और जब आप उस प्रक्रिया को लागू करके आपको तथाकथित परिणाम जब आपके अनुसार मिलता है, तब आपको समझ में आती है कि प्रक्रिया में दम था। सो दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग सिंस द लास्ट 2 decades, more than 2 decades in fact। यही मैं पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा करते आया हूं। आज इस चैनल पर I'm trying to share what is important for you, for people, specifically for UPSC, जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, particularly उनके लिए क्या जरूरी है। एक बड़ा सा पिक्चर देखिए, लंबा पिक्चर, गोइंग बियॉन्ड द एग्जाम्स। एग्जाम्स के परे हटकर आप जरा सोचिए कि जब आप नौकरी भी करोगे तब भी आपको इंग्लिश लिखने की जरूरत पड़ेगी। जब आप यूपीएससी करके नौकरी करोगे तो वहां पर बाबर और अकबर और शाहजहां कब पैदा लिया था, उसकी जरूरत आपको नौकरी करते टाइम नहीं पड़ेगी, लेकिन उस समय आपको पड़ेगी रिटन कम्युनिकेशन। रोज आपको रिपोर्ट लिखना पड़ेगा इंग्लिश में, रोज आपको मेमोज लिखना पड़ेगा, मेमोरेंडम्स, रोज आपको ईमेल्स लिखना पड़ेगा। दुनिया आज के डेट में जिस तरफ चली गई है, सीएमओ से लेकर पीएमओ तक, आजकल सारा चीज ईमेल पर होता है। किस तरीके से आप अंग्रेजी लिखते हो, और आप एक बड़े अफसर हो, आपके कलम से निकला हुआ अंग्रेजी अगर गलत हो जाए, इट विल सेंड अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन अपॉन द अदर पर्सन। पोस्टिंग्स रुक जाती हैं, अच्छे पोस्टिंग्स रुक जाते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन की वजह से, जो हम लोग इतने वर्षों से देखते आ रहे हैं। So this is the thing, this is the whole picture. It's much above your UPSC. थोड़ा सा यूपीएससी से परे हट के आप सोचो कि आप पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, इसकी जरूरत है, करना तो पड़ेगा। इसलिए मैंने ये 3 चीज आपसे आज शेयर किया। द हिंदू वाला सेशंस हम लोग बहुत तुरंत शुरू करेंगे, आपको इस चैनल पर इसकी सूचना बहुत जल्दी मिल जाएगी, 5 या 6 दिनों के अंदर में ये शुरू करेंगे। उसके प्रायर टू दैट, उसके पहले आपको ये सूचना मिल जाएगी। और ये क्लास यूपीएससी 300 नंबर कंपलसरी इंग्लिश का जो बैच है,
प्रक्रिया, बड़े बड़े हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में लिखना, संपूर्ण ग्रामर को एक ऐसे तरीके से पढ़ना है जो हमें मदद करे हिंदू को पढ़ के समझने में, कलम चलाकर बड़े बड़े वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में लिखने में। उस बैच को भी हम लोग यहां पे शुरू करने वाले हैं। उसकी भी सूचना आपको वेबसाइट पे मिलेगी या आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिस को वेबसाइट से एड्रेस को लेकर। सो दिस द थिंग आई वांटेड टू शेयर विथ यू दिस थिंग टुडे। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर। आपका धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। एंड लेट्स मीट अगेन ऑन दिस चैनल सम टाइम, राइट? ओके, बाय बाय, चीयर्स, बाय, थैंक्स।